नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जो लगभग अभी तक 60 से 70% अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके मेन टॉपिक थे अपने, जैसे लास्ट में अपने कौन कौन सेल्समैन वाला किया था, और जो है चुनाव वाला, जो चुनाव के उम्मीदवारों वाला किया था अपन ने, और जो पॉपुलेशन है उसके क्वेश्चंस किए थे। तो इस तरीके से अपन ने किए थे। और अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एक कोई जिसके 4-5 पार्ट नहीं होंगे, सिंगल क्वेश्चंस के। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो अपन इनको समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, तो ये अपने साझेदारी वाला है, ठीक है। जो व्यवसाय में साझेदारी होती है वो वाला है। इसके अलग से इसका टॉपिक भी है, पर ये परसेंटेज पे बेस्ड है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। इसका अलग से टॉपिक आएगा तो और समझ लेंगे, उसमें रेशियो और प्रोपोर्शनल वगैरह ये यूज आएगा। और साझेदारी वाला व्यवसाय और साझेदारी जो अलग से टॉपिक है अपना। तो ये क्वेश्चन है, ABCD ने किसी व्यवसाय में 28 लाख रुपए लगाए। B प्लस C प्लस D का हिस्सा A का 460% है। A प्लस C प्लस D का हिस्सा B का 366 से 2/3% है। C का हिस्सा A प्लस B प्लस D का 40% है। D का हिस्सा अपने को याद करना है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज का खेल है सब कुछ। A प्लस B प्लस D सारों सबने मिलके कितने लगाए यहाँ पे पैसे, वो है 28 लाख, है ना, ठीक है। तो अब जो चीज स्टार्टिंग से दी है वो अपन स्टार्ट करते हैं। B प्लस C प्लस D का हिस्सा है A का, तो A को अपन नीचे ले आएंगे। 460% है, तो 460% को अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये B प्लस C प्लस D और नीचे आ गया A का 460% है, तो इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। तो इसको आगे अपन कैसे काटेंगे, इसको 28/5 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास 28 नहीं, सॉरी यार, 23 होगा यहाँ पे, 23 होगा। अब अपने पास A प्लस B प्लस C प्लस D अपने हिसाब से कितना आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है 28। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये अपन ने पहले किया है इस तरीके से, है ना। तो ये अपने को बार बार समझाने की जरूरत है नहीं। ये वाला जैसे रेशियो का मैंने बताया था आपको कि भाई ये दोनों का है, तो सम करेंगे तो ये टोटल का सम आ जाएगा यहाँ से। और ये रेशियो सब जगह सेम होना चाहिए, ये चीजें भी आपको बताई थी वहां पे, उसमें स्पीड, टाइम एंड स्पीड वाले में ना, टाइम एंड डिस्टेंस वाले। तो यहाँ से 28 है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 28 लाख है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। तो एक का यहाँ पे हिस्सेदारी कितनी आ गई, यहाँ से 5 लाख आ गई, है ना। अब इनकी बाकी वालों की अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि तीनों का जोड़ दे रखा अपने को। तो इस तरीके, क्योंकि इनके लिए बाकी की और कंडीशन दे रखी है, अब उनको यूज में लेंगे अपन। B प्लस C प्लस D ये पता अपने को भाई 23 लाख होगा। A 5 लाख है, पर अपन B अलग से, C अलग से, D अलग से निकालने के लिए जो दूसरी इक्वेशंस दे रखी है वो यूज में लेंगे। तो A प्लस C प्लस D अपॉन B कितना है, ये कितना होगा, 366 सही 2/3। इसको किस तरीके से तोड़ेंगे अपन, ये ध्यान देना अपने को, सही 2/3%। ये हो जाएगा, इसका 300 का 3 हो जाएगा, और 66 सही 2/3% कितना होता है, 2/3 होता है ना। तो ये हो गया 2/3। तो यहां से आ जाएगा 3 3 9 और 2 11/3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन को परसेंटेज को यूज में लेना है, जो दे रखा है। इसको रखेंगे अपन 11/3, है ना। अब यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D यहाँ से तो आ रहा था 28, और यहाँ आ रहा है 11, तो अपने को यहाँ 11 के हिसाब से सोचना है यहाँ पे। तो A प्लस B प्लस C प्लस D जो अपने हिसाब से आ रहा है 11, जबकि टोटल कितना है, 11 प्लस 3 14 आ रहा है ना। 11 प्लस 3, B का 3 भी जोड़ेंगे अपन, तो ये आएगा 28 लाख। तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक यूनिट की 2 लाख आ जाएगी। तो अपने को यहाँ से कितना, किसका, B का पता चलेगा, सिर्फ B का यहाँ से आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे अपन, तो 6 लाख। अब अपने को D निकालना, अभी तक ये अपने को माइंड में रखना है कि भाई D निकालना। अगर यहाँ पे पहले या सेकंड स्टेप में अगर D आ जाता तो अपना क्वेश्चन वही खत्म हो जाता, ठीक है। पर क्वेश्चन वाले को पता है कि भाई, तो जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसको पता है कि लास्ट तक इसको खींच के ले जाना है। कभी कभी वो और दिमाग लगाने के लिए बस वही है कि सीधा ही पहले स्टेप में आंसर
ताकि बंदा सोचता रहे कि यार पहले में कैसे आया, क्वेश्चन का आंसर आ गया अपन और इसमें दिमाग लगाते हैं, फिर वो गलती कर बैठता है। इसलिए इसमें कैसे आएगी कि अपने को डी निकालना है, तो डी के लिए अगला स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा। ए का आ गया, बी का आ गया अपने पास, है ना। अब सी के लिए क्या दे रखा है, सी का एक हिस्सा, सी का हिस्सा a प्लस बी प्लस डी का 40% है ना। 40% को क्या लिखेंगे अपन, 2/5 लिखेंगे, ठीक है। और 2 और 5 अब वापस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसके हिसाब से कितना आ रहा है, 5 और 2 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 28 लाख है ना। तो यहां से सी की कितनी आ गई, सी की आ गई कितने, 4 गुना पे है तो 4 दूनी 8 लाख आ गई, है ना। अब अपन डी को आराम से ये लिख सकते हैं कि भाई डी की कितनी आ गई, 28 में से निकालेंगे ए की, तो ए की कितनी है, ए की है 5, ठीक है, ए की 5 है, और बी की है 6 और सी की है 8। तो डी की आ गई 8 6 14 हो गया, तो 14 28 में से 14 14, 14 में से 5 9 बचेगा, 9 लाख इसका आंसर होगा, ठीक है। साझेदारी वाले क्वेश्चन भी जो अपन आगे पढ़ेंगे वो भी इसी प्रकार से होंगे। उसमें हो सकता है कभी परसेंटेज का रोल हो और कभी कभी रेशियो का रोल होगा वहां पे कि भाई इतने अनुपात में वो लगा रहे हैं तो उनके प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो उस हिसाब से उसमें प्रॉफिट का रोल भी आएगा। तो साझेदारी वाले क्वेश्चन भी आगे अपन करेंगे, जब नया इसका टॉपिक आएगा साझेदारी का, तो वो भी अपन करेंगे, ठीक है। इसमें अपना परसेंटेज का रोल था वो अपन ने कर लिया, एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। इसमें दे रखा था कि भाई टोटल तो लगा रहे हैं 28 लाख, 4 रह गए इसमें पार्टनर। यहाँ बी प्लस सी प्लस डी, ए का प्रतिशत कितना है, का हिस्सा ए का 460% है, मतलब यहाँ चारों का रोल है, तो कहीं ना कहीं रेशियो आएगा यहाँ से। तो रेशियो यहाँ से बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए का अपन ने निकाल दिया यहाँ से 23/5। तो अपने पास अपन को पता है कि भाई ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों आ रहे हैं, ठीक है, और इनका रेशियो आ रहा है, तो रेशियो का सम है जो टोटल 28 लाख के बराबर होगा, सब ने जो पैसा लगाया है, तो वो अपन ने बराबर रख दिया। तो यहाँ से जो ए सिंगल में था उसकी वैल्यू अपने पास आ गई 5 लाख आ गई, ठीक है। बी प्लस सी प्लस डी की 23 लाख होगी, पर अपन इसको सेपरेटली डिसाइड यहाँ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने पास जो है अगली इक्वेशन की इसकी जरूरत रहेगी यहाँ पे। तो फिर अगली इक्वेशन क्या है, ए प्लस सी प्लस डी का हिसाब बी का इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चारों आ गए, तो चारों आ गए तो चारों को यहाँ पे लिख दो, ए प्लस सी प्लस डी का बी का कितना है, 11/3 है, 11/3 ही 366 सही 2/3% होता है, वो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों है, अपने हिसाब से 14 आ रहा है, पर टोटल है 28 लाख, ठीक है। कई लोग इसमें सोचेंगे यार यहाँ तो 28 आ रहा था, फिर यहाँ 14 कैसे आया, ये रेशियो है, यहाँ पे रेशियो यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, वहां अलग है, तो सब जगह रेशियो अलग अलग होगा, ये आपने दिमाग में रखनी चीजें। तो 14 की वैल्यू अपने पास 28 लाख है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख, और अपन यहाँ से डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 लाख, तो 6 लाख बी की आ गई। फिर भी अपन देखो ए की वैल्यू अपने पास आ गई, सी और डी की फिर भी डिफाइंड नहीं कर पा रहे, इसके लिए मिनिमम एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अलग इक्वेशन दे रही है नेक्स्ट, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है, तो 40% को 2/5 अपन लिख सकते हैं। तो 2/5 पे यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू आ रही है 5 और 2 7, देख लो यहाँ और आ गई अलग, क्योंकि ये रेशियो है इसकी वजह से अलग अलग आ रहा है हर बार। इसकी वैल्यू अपने 28 लाख है, तो यहाँ से 4 लाख, 4 दूनी 8, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू है अपने पास, बी की है और सी की है, तो डी की अपन टोटल में से माइनस करके निकाल सकते हैं, वो 9 लाख आ गई, ठीक है। तो ये था एक साझेदारी का क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिस पे। अगले क्वेश्चन इसके जो भी आएंगे वो रेशियो पे आएंगे, वो अपन इसके जो सेपरेट टॉपिक है साझेदारी का, व्यवसाय और साझेदारी, उसमें अपन सीखेंगे, ठीक है। तो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि आय और व्यय पे बेस्ड है। इसमें दे रखा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% से बढ़ जाए और खर्च 10% ही बढ़े तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अपन पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। जो आय होती है, जो आदमी कमाता है, वो क्या होगा, वो होगा उसकी जो भी खर्चा करेगा प्लस उसके जो पैसे बचेंगे। यही होता है कि भाई टोटल कमाएगा, उसमें से कुछ खर्चा कर देगा, फिर जो बचेगा, ठीक है। इस खर्चे में उसके टैक्स भी आ जाएंगे, उसका जो भी बाकी खर्चे जैसे परिवहन वगैरह वगैरह
जो भी है इसमें आ जाना है, ठीक है। जो भी है मूवी वगैरह, छोटे मोटे बिल वगैरह जो भी है वो खर्चे में आ जाना है, उसके टैक्स भी उसी में आ जाना है। फिर जो बचत है वो यहाँ पे लास्ट में अलग से रह जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई कभी कभी क्या होता है, आय बढ़ती है तो वो खर्चा भी बढ़ जाता है, तो बचत या तो बस बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। उसके अलग अलग रीजन है कि भाई किस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्योंकि तीन अलग अलग तीन एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है यहाँ पे, आय, खर्चा और बचत, ठीक है। अपने को सिर्फ दो ही कंडीशन दे रखी है तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं, अगर एक ही कंडीशन दे रखी है तो दोनों फिर नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये इस प्रकार से अपने को सोचना है, ठीक है। बाकी ये अरिथमेटिक का टॉपिक है, इसलिए अपन इसमें ऐसा है कि भाई कुछ भी मान के इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, आई को 100 मान लो अपन, तो 60% खर्चे में आ जाएगा, 40% 40 फिर उसकी बचत आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, अपने कैलकुलेशन में आगे कहीं ना कहीं फिर माथापोड़ी होगी, ठीक है। इसलिए अपन इसको 60% को पहले अपन उसमें कन्वर्ट करते हैं, इसमें भिन्न में। तो भिन्न कितनी आ रही है इसकी, 3/5 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई 5 उसकी आय है तो 3 उसका खर्चा है, 2 उसकी बचत है। तो अपन इस 5 को अपन 500 बना लेते हैं, ठीक है। जो आय है उसको आय बराबर जो क्या है इसकी खर्चा प्लस बचत है ना। इससे क्या अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी 100 मान के भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 से भी अपन इसको कर सकते हैं, पर 100 में फिर वही है कि कैलकुलेशन में माथापड़ी होगी। इसलिए अपन ऐसी इक्वेशन इस प्रकार से अपन मानते हैं कि भाई उसकी कैलकुलेशन इजी हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ जो 60% दे रखा उसको 3/5 लिखा, तो इसको 500 मान लिया अपन ने आय को, ठीक है। इसको खर्चे को मान लिया अपन ने 300, ठीक है। तो अब बचत कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200। ये वाली इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, और हर बार ये यहाँ पे काम आने वाला है कि भाई जो आय होगी वो खर्च और बचत के योग के बराबर होगी, ठीक है। चाहे कितना भी खर्चा कर लो, चाहे कितना ही बचत कर लो, तो उसमें सबसे पहले बोलेगा उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, तो अपन बढ़ा देते हैं इसको, प्लस 20% कर देंगे, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 20 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 100, ये प्लस का 100 आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये प्लस का 100 का मतलब ये अगर ये आय 100 बढ़ी है ना, तो खर्चा और बचत ये भी दोनों 100 बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। या तो फिर इसको ऐसा लिखो कि बचत आय जो है 500 बढ़ गई तो इसको 600 कर दो, फिर इन दोनों का योग भी 600 होना चाहिए। या फिर आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई अगर आय 100 रुपए बढ़ गई है तो ये भी 100 रुपए बढ़ेंगे, दोनों मिला के बढ़ेंगे, ना कि कोई अकेला बढ़ेगा या अकेला घटेगा, ठीक है। जितना इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो इन दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर खर्च 10% ही बढ़े, खर्चा यहाँ से बढ़ा तो 10% प्लस 10% मतलब 1/10 हो गया, 1/10 का मतलब 30 बढ़ गया खर्चा, है ना। तो ये प्लस माइनस का भी यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। तो ये 30 बढ़ा तो ये कितना बढ़ेगा, ये 70 बढ़ना पड़ेगा इसको, तभी ये टोटल ओवरऑल मिला के 100 बढ़ेंगे। तो इसको 70 बढ़ाएंगे तो 70, तो 70 ये प्लस हो रहा है तो कितना परसेंटेज होगा, ये 200 पे। बस इतना ध्यान रखना अपने को, ये परसेंटेज अपन ने निकाल लिया, तो 200 पे हो जाएगा 35%। तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका जो बचत है वो 35% से बढ़ जाएगी, प्लस में आ रही है, ठीक है। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं अपन, ये बिल्कुल इजी सा है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आय कितनी भी बढ़े तो परसेंटेज में बढ़े, तो जो न्यूमेरिकल नंबर है वो अपने को निकालना है, 100 बढ़ी है तो 100 इनको भी बढ़ना पड़ेगा। या फिर कई लोग क्या करते हैं, इसको 100 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, फिर 100 पे इसको बढ़ाएंगे 20%, तो चलो यहाँ से 120 आ गया। वो क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे भाई 20 बढ़ा है तो 20 ही मान लेते हैं इसको, तो फिर कैलकुलेशन यहाँ से इजी, फिर वो इसको 120 करते हैं, फिर वो इसको खर्चे को बढ़ाएंगे 60 का 10% तो 6 बढ़ेगा, 66 हो जाएगा। फिर वो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 120 में से 66 निकालेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो 54 और यहाँ कितना था, 40 था, तो 40 पे 54 मतलब 14 बढ़ा है 40 पे, तो 14 बढ़ा है तो 40 पे कितना हो जाएगा, 14/40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ठीक है। तो यहाँ से फिर वो 35 आएगा, है तो वो भी मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या है, कभी कभी डाटा इस प्रकार से रहता है कि अपने को फिर उसमें कैलकुलेशन फिर ज्यादा माथा फोड़ी वाले हो जाते हैं, इसलिए अपन को इजी से इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए जो स्टार्टिंग का 60% दे रखा था उसको सबसे बढ़िया है वही 3/5 रखो। तो 3/5 के हिसाब से ये है कि भाई ये 500 है,
तो ये 300 है तो ये 200 होगी। तो इससे क्या कैलकुलेशन अपने आप हाथ में रहेगी। सबके पीछे डबल जीरो लगा हुआ है इसलिए परसेंटेज निकालना भी आसानी है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये 100 बढ़ा, तो 100 बढ़ा है तो 20% के हिसाब से, तो ये बढ़ा है फिर 30 बढ़ा है 10% है ना, तो 30 बढ़ गया। अब ये 100 टोटल बढ़ा है, वो टोटल आए तो उसका खर्चा 30 ही बढ़ा है, तो उसकी बचत की कितनी बढ़ जाएगी, 70 बढ़ जाएगी। ये 100 को बैलेंस करने के लिए तो 70 बढ़ जाएगी, तो इस पे बढ़ेगी 200 पे बढ़ेगी, तो 200 का परसेंटेज अपने को निकालना यहाँ से आता है। ये परसेंटेज रखने की जरूरत नहीं है, अपने उसी तो पता है कि भाई 2 से डिवाइड ही कर देंगे सीधा, तो 35% आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी आई और इस पे वेव पे बेस्ड है। इसमें बोल रखा है एक आदमी ये 10,000 रुपए कमाता है और 7,500 रुपए खर्च करता है, तो 2,500 रुपए की उसकी बचत आ गई। अगर उसकी आय और बचत करने से ये प्रतिशत और ये प्रतिशत से बढ़े तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, ये अमाउंट देखा सीधा इस पे भागदौड़ इस पे स्टार्ट कर देते कि भाई ये फटाफट कैलकुलेशन करो, इसका बढ़ा दो, आय को बढ़ा दो 12.5% से 12.5 मतलब 1/8 है, 1/8 का वहां से बढ़ा दिया, तो ये फिर 80% से उसकी बचत बढ़ा दी। बचत बढ़ाएंगे, बचत पहले 2,500 निकालेंगे, फिर 80% से बढ़ाएंगे उसको, तो फिर उसकी वो क्या करेंगे, ये खर्चा है 7,500, फिर वो जो बच्चा बढ़ी है आय में से वो निकालेंगे बचत, तो फिर उसकी खर्चा आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें अपन वही है कि भाई कैलकुलेशन इसमें बढ़ने वाली है, तो अपन क्या करते हैं, पहले रेशियो ले लेते हैं इसका, जो इसकी आय है, आय क्योंकि सिंपल से सिंपल बनाना अपने को, जितनी कैलकुलेशन कम हो उतना ही बढ़िया अपने लिए। तो आय और ये क्या है, फिर खर्चा है ना, ये है 10,000 और ये है 7,500, तो अपन ये कट के कितना आ रहा है, 4:3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन 400 मान लेते हैं और इसको खर्चे को 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आय है बराबर क्या होगी, खर्चा प्लस बचत, इससे कैलकुलेशन अपनी और इजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी होना उससे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए अपना कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी अपने को भाई, कैलकुलेशन करने में फिर माथा बोड़ी हो नहीं। खर्चा कितना है स्टार्टिंग में, 300 रुपए है ना, और बचत कितनी है, 100 है। अब अपन कैलकुलेशन परसेंटेज की इनके ऊपर करेंगे ना, तो अपने को फिर दिक्कत नहीं हो रही है ना। उसकी आय तो बढ़ रही है 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो 1/8 इसका मतलब क्या हो गया, ये 50 रुपए बढ़ गया है यहाँ से, ये 12.5% इसको अपन लिख देते हैं, और ये 50 रुपए, प्लस माइनस का ध्यान में रखना अपने को, भी 50 रुपए ये बढ़ा है तो उनको भी 50 रुपए कहीं ना कहीं बढ़ना पड़ेगा। 50 रुपए ये बढ़ा है और उसके बचत कितनी बढ़ी है, 80% बढ़ी है, तो बचत को अपन बढ़ा दो 80%, 100 पे 80% कितना होगा, 80 रुपए होगा। अब अपने को ध्यान से देखना यहाँ पे कि भाई उसकी आय तो 50 रुपए बढ़ी है और उसकी बचत बढ़ गई 80 रुपए, तो उसका खर्चा उसको कम करना पड़ेगा, नहीं कि वो खर्चा बढ़ाएगा यहाँ से 50 में से 80 में से 50 घटा के 30 नहीं रखना, यहाँ पे यहाँ -30 रखना पड़ेगा अपने को, -30 रखना पड़ेगा, तभी ये देखो बैलेंस होकर फिर ये 50 आएगा। ठीक है, 80 में से 30 घटाएंगे तभी ये 50 आएगा, क्योंकि आय उसको 50 ही बढ़ रही है और बचत वो बढ़ा रहा है 80 रुपए। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल भी अपने सोचना है कि भाई अपने पैसे कमाने हैं, अगर कमाना अपन रहे पहले मान लो 40,000 रुपए और उसमें बढ़ गए 5,000 रुपए, तो और बचत अपनी पहले 10,000 रुपए थी, अब हो गई 18,000 रुपए, तो जो खर्चा है वो 30,000 की बजाय अब 30,000 में से 3,000 और कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करेंगे तभी बचत ये बढ़ गई इतनी होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो खर्चा है वो कितना कम होगा, खर्चा में कमी, इस बार वृद्धि नहीं होगी, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, सेम डाटा मिलेगा, बस खर्चा कमी और वृद्धि, तो कमी यहाँ पे कितनी हो रही है 30/300 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो इसका मतलब ये है कि भाई 10% उसको खर्चे में कमी करनी पड़ेगी, तभी वो इन दोनों को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, तो ये था, इसमें अपन ने क्या किया, ये चीजें भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 7,500 के हिसाब से करते तो फिर कैलकुलेशन करा के ये आते, पर उसमें ये चीजें माथा फोड़ी पड़ जाती है कि भाई इसका 12.5% है, तो इसको भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो रेशियो इसका इस प्रकार से निकालेंगे, भाई 400 लेंगे तो 12.5% मतलब 1/8 होता है, तो इस प्रकार से होना चाहिए भाई सीधा अपना डाटा, ये 800 ले लेते तो वो भी बढ़िया रहता। यहाँ पे फिर है खर्चा,
तो खर्चा फिर ये हो गया 300 यहाँ पे अपन ने रेशियो ले लिया इसलिए, फिर बचत हो गई 100। तो जिनके पीछे 2 जीरो इसलिए लगा दो कि अपनी कैलकुलेशन परसेंटेज में होना वो इजी हो, क्योंकि 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएंगे तो फिर 3 का मल्टीप्लाई सीधा वहां से 3 का, वहां से 1 का और यहाँ से 4 का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इसमें दिमाग लगाना है। और ये इस प्रकार से रेशियो लिया तो खर्चे में कमी अपने को यहाँ से आ गई, क्योंकि कमी हो रही है। रीजन इसका ये है कि बचत उसकी ज्यादा है और उसकी आय कम है, तो ये बैलेंस, ये 50 वाला बैलेंस दोनों का यहाँ से जोड़ आना चाहिए। ठीक है, कई लोग फिर वही है माथापच्ची करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे 450 करेंगे, इसको 100 से 180 करेंगे, फिर 450 में से 180 माइनस करेंगे तो 270 आएगा। तो 270 वो बोलेंगे यार 300 से 270 कैसे आ गया, ये दोनों तो बढ़ रहे हैं तो इसको भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में जब समझा रहा था तो बताई थी कि भाई इन दोनों जरूरी नहीं है दोनों हमेशा ये बढ़े तब ये दोनों बढ़े, जरूरी नहीं है कि ये तो प्लस माइनस का खेल है। इनको बैलेंस करना है, आय को, जो आय जितनी बढ़ रही है या घट रही है उसको ये बैलेंस करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, इसमें ऐसा हो रहा था कि ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहे थे दोनों, तो जरूरी नहीं है कि भाई आय बढ़े तो खर्चा भी बढ़े और बचत भी बढ़े। इसने खर्चा कम कर लिया, बचत तो और ज्यादा बढ़ गई उसकी, तभी यार 80% से इसकी बढ़ी है, तो खर्चे में कमी यहाँ से आ गई 10%। ठीक है, तो ये अपने इस पे क्वेश्चन थे, आय और व्यय पे और बचत पे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे अपन ने कर लिए। इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 28.4 की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 11.9% घटती है, तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ती है। तो वर्तमान संख्या अपने को ज्ञात करनी है यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 81,000 है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे अपन, परसेंटेज को यूज में लेके जो वर्तमान जनसंख्या वो x मान ली अपन ने, वर्तमान जनसंख्या वो है x है। ठीक है, तो x पे पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है, 28.4/7% बढ़ रही है। तो ये कितना होता है आप लोगों को मैंने बता रखा है, ये होता है 2/7। ठीक है, अगर नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे निकला है तो फिर उसी हिसाब से अपने को निकालना है, इसको डिवाइड करना 100 से, तो अपने आप ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी भाई 2/7 आता है। इससे बढ़िया कि ये आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में भी वैसे बैठ जाएगा। और इसके लिए जो पहली फर्स्ट क्लास ली थी अपन ने परसेंटेज की, वो इस पे ही पूरी डेडिकेटेड है। ठीक है, तो वो देखनी है आपको, तब बाकी सारे परसेंटेज समझ में आ जाने हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 11.9% की दर से घट रही है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/9 है ये, और इसमें घट रहा है तो ये माइनस चिन्ह लगा के रखेंगे अपने याददाश्त के लिए। ठीक है, और तीसरे वर्ष क्या कर रही है, बढ़ रही है, यहाँ बढ़ा देते हैं। और ये इसका मतलब ये तो अभी आपको याद हो गया होगा कि भाई इतनी बार अपन ने यूज में ले लिया है, इसलिए इसको 1/8 लिखने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये चीज है। तो फर्स्ट पहले वर्ष में क्या 2/7 के रेशियो से बढ़ रही है, दूसरे वर्ष कम हो रही है 1/9 से, तीसरे वर्ष 1/8 से बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा कि भाई जो शुरुआत की जनसंख्या है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7 से बढ़ गई, तो 9/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 वर्ष के बाद जनसंख्या आ गई है अपने पास, है ना। अब 1 वर्ष के बाद जनसंख्या दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8/9 आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, अब 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, अगर बढ़ रही है तो ये 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या आ गई, और वो जनसंख्या अपने को दे रखी है यहाँ पे 81,000। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें परसेंटेज, सीरीज ऑफ परसेंटेज, और ये वाला आपको अगर आता है लगाना तो आप जो अपन करेंगे आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, वो भी बहुत इजी होने वाले हैं। अगर अपन को ये यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई ये इतना क्यों यूज में ले रहे हैं, इससे पिछले 4-5 क्वेश्चन में भी अपन ने यूज में लिया था 2-3 क्लास पहले, उसमें भी ऐसा ही था कि भाई ये देखो सबसे पहले वाली है चीज, फिर इसमें कोई बड़ी है चीज, तो बड़ी है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सीरीज ऑफ इसमें सीरीज ऑफ परसेंटेज है कि भाई इसमें सारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर 8/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 9/8 से, तो ये टोटल दे रखा अपने को 3 साल के बाद की स्थिति। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जो कट रहा है उनको काट दो, और यहाँ से आ गया ये x की वैल्यू आ गई ये 9 90 90 81 9 7 63 63,000 ये जनसंख्या अपने पास आ गई, जो
वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं अपन। परसेंटेज दे रखा है भाई ये पहले साल इतने से बढ़ रही है, दूसरे साल इतने से घट रही है, तीसरे साल इतने से बढ़ रही है। तो अपन ने इसको भिन्न में ये जो होती है उसमें अपन ने रिप्रेजेंट इसको कर लिया। ये 2/7 का होता है, ये होता है 1/9 और ये होता है 1/8। ठीक है, तो ये घट रहा है और बाकी ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो जो जुड़ रहे हैं तो उसमें जोड़ के लिख दो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो घट रहा है उसमें एक माइनस कर दो और ये लिख दो और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 81,000 आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक के बाद में सीरीज में हो रही है ये चीजें। ठीक है, सीरीज में हो रही है, उसके बाद में जैसे ये 1 साल के बाद की जनसंख्या गई यहाँ से, फिर यहाँ से 2 साल के बाद की जनसंख्या गई, फिर 3 साल के बाद की जनसंख्या गई। ठीक है, और ये पॉपुलेशन के मामले में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो और यही अपने कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो अपन आगे करेंगे जब अपन इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के मामले में अपन ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन सीरीज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एस की वैल्यू अपने पास आ गई। और सेम इस टाइप का इक्वेशन ये है, इसमें दे रखा है भाई एक आदमी अपनी आय का 10% किराए पे खर्च करता है, बची हुई आय का लिख रखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता उसी आय का 11% तो फिर क्वेश्चन अलग होता है, इस टाइप का नहीं होता। ये क्वेश्चन इस टाइप का ही है, 11 से 1/2 9% खाने में खर्च करता है और 400 रुपए सेविंग फंड में डालता है, फिर भी 6,000 रुपए शेष बचते हैं। तो इसमें 10% का मतलब क्या है, 1/10 है, और 11 से 1/9% का मतलब क्या है, 1/9 है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसकी जो टोटल आय है वो आय थी स्टार्टिंग में कितनी थी, x मान लेते हैं। ठीक है, अब x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये इसमें अलग ध्यान में रखना है, यहाँ अलग कंसेप्ट था, यहाँ अलग कंसेप्ट है। अब इसमें क्या करेगा, वो 10% तो खर्च कर देगा किराए पे, तो उसके पास x का कितना प्रतिशत बचेगा, 90% बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस हो रहा है, मतलब किराया उसने दे दिया, ऐसा इसको ऐसा करना है कि किराया उसने दे दिया, 10 में से 1 दे दिया, तो कितना बचेगा पीछे, शेष बचा उसके पास 9/10। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई बची हुई आय का, तो ये जो बची हुई आय है वही है, बची हुई आय का 11 से 1/9% खाने पे खर्च कर रहा है। तो 11 से 1/9% मतलब 1/9 खाने पे खर्च कर रहा है जो बची हुई आय है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये खर्च कर देगा 9 का, तो 8/9 उसमें उसके पास शेष बच जाएगा। और अब बोल रहा है कि 400 रुपए सेविंग फंड में डालता है, जो इस ये जो बचा हुआ है अमाउंट उसमें से वो माइनस करेगा 400, तो सेविंग फंड में डाल देगा वो। ठीक है, अब बोल रहा है फिर भी उसके पास 6,000 रुपए शेष बचते हैं, तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो 6,000 अपने को दे रखा है यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन का इसमें वैसे ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि भाई अपन क्या कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, ऊपर क्या दे रखा है और अपन क्या कर रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। 9 से 9 हो गया, 9 से 9 कट गया और ये हो गया 4/5 यहाँ से, तो x मल्टीप्लाई बाई 4/5 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा यहाँ से 6400। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 16 बार और 16×5 80, तो ये आ गई 8,000 रुपए। 8,000 रुपए इसकी मतलब है कि भाई उसकी आय है 8,000 रुपए। ठीक है, आय और व्यय के ये दूसरा एग्जांपल इसका अलग से आ गया, वो अपन ने किया था वो अलग टाइप का था जो आय और व्यय के क्वेश्चन किए थे। इसमें परसेंटेज का जो सीरीज में लगाना है परसेंटेज वो इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या किया, सबसे पहले 10% उसने किराए पे दे दिया, तो किराया दिया तो x मान लिया अपन आय, तो 9/10 बचा शेष। अब शेष अमाउंट का वो बोल रहा है कि बची हुई आय का 1/9% वो उस पे खाने पे खर्च कर रहा है, तो वो खाने पे खर्च कर दिया उसने, तो शेष क्या बचा, ये जो शेष बच रहा है वो चीज आ रही है यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो है बढ़ती हुई चीज आ रही है। ठीक है, इसमें शेष बची हुई चीज आ रही है। खर्चे के मामले में ये होगा, शुरुआत में कुछ आय होगी, फिर कुछ खर्च करेगा, फिर उस आय का कुछ खर्च करेगा, इस हिसाब से वो चलता रहता है। ठीक है, तो 8/9 आ गया। अब वो बोल रहे हैं 400 रुपए उसने और सेविंग फंड में डाल दिए, तो 400 रुपए और माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में होते तो अपन परसेंटेज के हिसाब से कर देते। फिर बोल रहा है कि उसके पास 6,000 रुपए शेष बचते हैं, तो जो ये बचा हुआ अमाउंट है ये यही तो 6,000 है अपने पास, तो ये 6,000 अपने सामने रख दिया, इक्वेशन बन गई अपने पास। अब इक्वेशन को अपन x के लिए सोल्व करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 8,000 आ गई। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन किए हैं आज, लगभग कितने 5 या 6 क्वेश्चन किए होंगे। तो बेसिक परसेंटेज है, आप लोग अब तो परसेंटेज समझ में आ गया होगा भाई चल क्या रहा है परसेंटेज में एक्चुअल में, है ना। परसेंटेज में वही है कि भाई अपने को ऑपरेशंस करने हैं इस प्रकार से कि भाई अपनी कैलकुलेशन इजी हो। बाकी परसेंटेज के क्वेश्चन सबको आते हैं, सब अपना कुछ भी यहाँ से x मान के कोई भी कर सकता था कि भाई उसकी x है
फिर उसको वो 10% माइनस में किया, मतलब 90% माइनस 0.9x करता उस हिसाब से ना, तो 0.9x में से फिर वापस ये इस प्रकार से करता उसका 1 बाय ये 11 से 1/9 का, फिर वो परसेंटेज निकाल के, तो उससे क्या लंबा होता है मेथड। इससे बढ़िया अपन ने क्या है परसेंटेज में अपन ने सीख लिया कि ऑपरेशंस किस प्रकार से होते हैं। सबसे मेन बात परसेंटेज में जो सबसे पहली क्लास अपन ने ली है वही है, जितना टाइम फर्स्ट क्लास में दिया है, अगर वो वाली फर्स्ट वाली क्लास अपन देख लें तो ऐसा मान लो कि भाई परसेंटेज अपना 50% हो जाए, बाकी का 50% जो अपन यहाँ सीख रहे हैं वो काम आएगा। ठीक है, सब में यही है कि भाई देख लो यहाँ 28 सही 4 कई लोग यही अटक जाते हैं, 28 सही 4/7% को वो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, फिर उस पर कैलकुलेशन करते रहेंगे। इससे बढ़िया वही है कि जिसको पता है कि भाई 28 सही 4/7% को अपन 2/7 लिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी शीघ्र कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यही चीजें यहाँ पे थी, यही चीजें यहाँ पे, यही चीजें अपन पहले करते हैं। परसेंटेज का जो शुरुआत की पहली से दूसरी क्लास है वहीं से अपन ने यही इस पे ही ये चीजें करते आए हैं। ठीक है, बाकी कुछ इतना कोई खास इसमें परसेंटेज में है नहीं, धीरे धीरे अपन सीखते जाएंगे। तो ये परसेंटेज भी अब वैसे भी ज्यादा क्लासें इसकी रही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें अपन वही है कि जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उन पे प्रैक्टिस करनी है, तो समझ में आने लग जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।